जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का आपका चैप्टर है जी, चैप्टर 13, ऑडिटिंग फिक्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। देखते हैं जी इस चैप्टर में क्या है जी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फिक्स एसेट क्या होते हैं, ठीक है, टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो फिक्स एसेट बेसिकली क्या होते हैं, जो एक तो लॉन्ग टर्म होते हैं, उनकी लाइफ मोर देन अ ईयर होती है, ठीक है, और वो टेंजिबल होते हैं, ठीक है जी। तो जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो और 1 साल से ज़्यादा लाइफ हो उनकी, ठीक है, और वो टेंजिबल हो, उनको आप टच कर सकें, फील कर सकें, वो आपके टेंजिबल एसेट्स होते हैं। लेकिन एक जो मेन पॉइंट वो ये है कि कंपनी को वो एसेट नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अगर कंपनी ने एक इक्विपमेंट लिया हुआ है, ठीक है, कोई मशीनरी ली हुई है, अगर वो उसको बिजनेस में यूज़ ही नहीं करती, उसने वैसे ही लिया हुआ किसी और पर्पज़ के लिए, लेट्स से उसने ले लिया कि यार हम बाद में जाकर इसको सेल आउट कर देंगे, तो ये चीज़ उसके फिक्स एसेट में नहीं आएगी, बल्कि ये उसकी इन्वेस्टमेंट में आएगी, ठीक है जी। अब इनमें फिक्स एसेट में कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? प्रॉपर्टी, आपका प्लांट, ठीक है, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट एंड इक्विपमेंट जिसे हम पीपीई भी कहते हैं, ठीक है। अब वन बाय वन देखते हैं। बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या चीज़ होती है? बिल्डिंग बेसिकली स्ट्रक्चर होता है जिस जगह पर, जिस लोकेशन पे आपका क्लाइंट बिजनेस कर रहा होता है, ठीक है। चाहे वो उसकी रिटेल की लोकेशन है, चाहे वो उसकी फैक्ट्री है, चाहे उसने उसकी ऑफिस बिल्डिंग है, उसका वेयर हाउस है, उसका कोई स्टोरेज है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ये उसकी बिल्डिंग में आती हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान माइंड में रखनी है आपने, कि बिल्डिंग से मुराद सिर्फ यहाँ बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, ठीक है। जिस ज़मीन पर वो बिल्डिंग बनाई गई है वो बिल्डिंग में नहीं आती, बल्कि वो सेपरेटली आती है, लैंड में आती है, ठीक है। अब लैंड फिर क्या हुई कि जिस जगह पर उसने अपनी शॉप बनाई है, जिस लोकेशन पे उसने अपना मार्केट खड़ी की हुई है, अपना प्लाजा खड़ा किया हुआ है, ठीक है, अपना स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, बिल्डिंग बनाई है, ऑफिस बनाया हुआ है, वो जो जगह है वो बेसिकली लैंड कहलाती है, ठीक है। अब जो मेन पॉइंट वो क्या है जी, कि अगर एक क्लाइंट ने एक बिल्डिंग परचेज की है, ठीक है, एनी क्लाइंट दैट हैज परचेज फॉर इवेंचुअल डेवलपमेंट और इट्स एप्रिसिएशन वैल्यू। अगर आपके क्लाइंट ने एक ज़मीन परचेज की हुई है, ठीक है, लेकिन किस पर्पज़ के लिए, कि यार एप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू, कि यार इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो मैं इसे बेच दूंगा, तो ये वाली जो बिल्डिंग, ये वाली जो लैंड है, ये जो ज़मीन है, ये उसकी फिक्स एसेट में नहीं आती, बल्कि उसकी इन्वेस्टमेंट में शामिल होती है, ठीक है। और इक्विपमेंट में क्या चीज़ें शामिल होती हैं? उनकी मशीनरी, लेट से एक कैंडी बार है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उनका क्या होगा, उनका मिक्सर होगा, अवन्स होंगे, पैकिंग मशीन्स होंगी, तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं उनके इक्विपमेंट में शामिल होती हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या चीज़ें होती हैं? लेट से कंप्यूटर सिस्टम उन्होंने रखा हुआ है, उनका फोक लिफ्टर है जो सामान उठाने के लिए यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें आपके इक्विपमेंट में आती हैं। देन एक और चीज़ फिक्स एसेट में आती है, उसे आप कहते हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ठीक है। फर्नीचर वो चीज़ें होती हैं जो आपके क्लाइंट के ऑफिस में होती हैं, जो कि मूवेबल होती हैं यूजली, ठीक है, जैसे कि डेस्क हैं, चेयर हैं, ठीक है जी, डेस्क हैं, चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये आपकी फर्नीचर में आती हैं। जबकि फिक्सचर्स में वो चीज़ें आती हैं जो फिक्स होती हैं, जैसे लेट से कोई अलमारी, कोई रैक्स बनी हुई है दीवार के अंदर, फिक्स हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कोई केबन्स बने हुए हैं जो फिक्स केबन्स हैं, ये आपके आते हैं किसमें? फिक्सचर्स में आते हैं, ठीक है। अब आते हैं जी अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट परचेज। जब आप एसेट परचेज करते हैं तो उसको आप किस तरह से डील करते हैं, उसमें कौन कौन सी कॉस्ट शामिल होते हैं? तो जब भी आप फिक्स एसेट परचेज करते हैं तो जाहिर है वो कहाँ पे आप लोग उसको रिपोर्ट करते हैं? उसको आप बैलेंस शीट में लिखते हैं कि ये हमारा इतना एसेट है, ये आपके क्लाइंट का इतना एसेट है, ठीक है। ये तो हो गया कि भाई उसको अपना रिपोर्ट कहाँ करना होता है, ये आपके क्लाइंट ने उसे कहाँ रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। अब उसमें कौन सी, कितने पैसे आपने लिखने हैं कि एसेट कितने का खरीदा है, तो उसमें आपकी बेसिकली कौन कौन सी कॉस्ट शामिल होती हैं? उसमें आपकी परचेज कॉस्ट शामिल होती है, या ओरिजिनल कॉस्ट जितने का वो एसेट खरीदा आपने, ठीक है, प्लस उसके अलावा जितनी भी कॉस्ट उसको सेट करने में आती है। लेट से आपने एक मशीनरी खरीदी, ठीक है। अब आप कितने पैसे मशीनरी के लिखेंगे? आपने वो मशीनरी 1 लाख की खरीदी है, तो आप बैलेंस शीट में वो 1 लाख लिखेंगे, ठीक है, प्लस उस मशीनरी को आपके ऑफिस से खिलाने में जितने पैसे हुए वो शामिल करेंगे, प्लस उसकी असेंबलिंग करने के लिए, ज़ाहिर है अगर उसके पार्ट्स हैं तो उसको फिक्स करेंगे, पार्ट्स को आपस में मिला के एक मशीनरी बनाएंगे, उस पर जितना खर्चा आएगा वो भी 1 लाख में शामिल करेंगे। देन उसको
उसकी टेस्टिंग करेंगे कि जो हम प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं उसके मुताबिक ये मशीनरी हमारी तैयार होगी या नहीं हुई। उस टेस्टिंग पे भी जितना खर्चा आएगा, जब तक ये चीज़ रेडी टू यूज़ नहीं हो जाती है सिर्फ आपकी मशीनरी की, यार अब हमने सिर्फ इसमें से यूनिट्स ही प्रोड्यूस करनी है, अब ये बिल्कुल ठीक हो गया, तब तक जितने खर्चे आते हैं वो आपके सी कॉस्ट में शामिल होते हैं। अब वो 1 लाख तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट ही, प्लस बाकी खर्चा डाल के मिसाल के तौर पर 1,30,000, 1,40,000, तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं, उसकी कॉस्ट में शामिल होती है। ठीक है, अब बात करते हैं जी लैंड एंड बिल्डिंग की। लैंड और बिल्डिंग जो होती है, हमारे जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उनके मुताबिक हमें इनको सेपरेटली रिपोर्ट करना पड़ता है, लैंड को अलग, बिल्डिंग को अलग। उसकी क्या वजह जी कि जो आपकी लैंड या आपकी ज़मीन होती है वो एप्रिशिएट होती है। एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, उसकी वैल्यू बढ़ती है, टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू बढ़ती है बजाय के कम होने के। इसलिए जबकि बिल्डिंग, जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, आपने स्ट्रक्चर बिल्डिंग बना ली 4 मंजिला 5 मंजिला, उसकी खास लाइफ है 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल, उसकी एक लाइफ है, और वो टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू कम होती रहती है। ठीक है, अब उसमें डैमेजेस हो गए, स्ट्रक्चर में कोई मसला आ गया, टाइम के साथ साथ वो स्ट्रक्चर पुराना होता गया, तो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। जबकि लैंड, जो कि ज़मीन है, जिस ज़मीन पर वो बिल्डिंग बनाई गई है, उस ज़मीन की अगर वैल्यू की बात करें तो वो हमेशा बढ़ेगी। ठीक है, वो डेप्रिशिएट नहीं होती। इसलिए हमें लैंड और बिल्डिंग को जो है वो सेपरेटली डील करना पड़ता है, सेपरेटली इन्हें हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, अब एक जो मेन चीज़ है, लैंड इम्प्रूवमेंट्स। अब ज़मीन की आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, फेंसिंग कर रहे हैं, बाड़ लगा रहे हैं उस पर, वहाँ की सड़क बना रहे हैं आप, ठीक है जी, आप वहाँ पर कोई गेट्स वगैरह लगा रहे हैं, क्या ये चीज़ें आप किस में शामिल करेंगे, ये डेप्रिशिएबल है या नहीं है? देखें, जो भी आप इम्प्रूवमेंट करेंगे, बाड़ लगा रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, गेट लगा रहे हैं, इनकी एक लाइफ है। ठीक है, तो टाइम के साथ साथ इनकी वैल्यू कम होगी बजाय के बढ़ने के, इसलिए ये चीज़ें डेप्रिशिएबल हैं। जबकि लैंड डेप्रिशिएबल नहीं है। लैंड की जो प्राइस है, वैल्यू है, वो टाइम के साथ साथ हमेशा बढ़ती है। ठीक है जी, अब आते हैं जी कि डेप्रिसिएशन। हम जो बात कर रहे हैं कि कौन सी डेप्रिसिएबल है, कौन सी चीज़ डेप्रिसिएबल नहीं है, तो उसके हमें पता होना चाहिए कि इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ आपने मद्देनजर रखनी है। सबसे पहले कि एसिड की कॉस्ट, कि एसिड की कॉस्ट कितनी है, कितने में आपको पड़ा, और कॉस्ट में कौन सी चीज़ें शामिल हैं जो अभी हमने डिस्कस की, कि परचेजिंग कॉस्ट, फ्रेट इन कॉस्ट, ठीक है, उसकी असेंबलिंग कॉस्ट, उसकी जो टेस्टिंग कॉस्ट, सारे के सारी जो कॉस्ट है उसकी कॉस्ट में शामिल है। अब पहले हमने देखना है कि एसिड कॉस्ट कितनी, हम मिसाल के तौर पे एसिड कॉस्ट 2 लाख बन गई टोटल मिला के। हाउ लॉन्ग द कंपनी एंटिसिपेट बीइंग एबल टू यूज द एसिड, कि उस एसिड की लाइफ कितनी है। ठीक है, वो जो आपने मशीनरी खरीदी उसकी कितनी लाइफ है, वो 5 साल चलेगी, वो 10 साल चलेगी, वो 15 साल चलेगी, या उस मशीन से आप 1 लाख यूनिट बना सकते हैं, 2 लाख बना सकते हैं, 2.5 लाख बना सकते हैं, तो एक उसकी लाइफ होती है लाजमी। ठीक है जी, देन उसकी जो रेजिडुअल वैल्यू है, कि जब उसकी लाइफ पूरी हो जाएगी उसके बाद वो कितने में बिक जाएगी वो मशीन, वो आपकी होती है रेजिडुअल वैल्यू। तो आपको ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए, इसके बाद आप उसकी डेप्रिसिएशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन मेथड्स की तरफ आते हैं, जो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। ठीक है, उसका क्या तरीकाकार होता है, एसिड की कॉस्ट 30,000 का एसिड है, लेस रेजिडुअल वैल्यू, मतलब लाइफ के बाद भी वो एसिड 5,000 का बिक जाएगा। इसका मतलब है 30,000 डेप्रिशिएबल अमाउंट नहीं है, सिर्फ 25,000 रुपये जो इसमें से वो डेप्रिशिएबल है, ये डेप्रिशिएट हो सकते हैं। अब ये डेप्रिशिएट होंगे किस तरह, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो सिंपल 5 साल अगर लाइफ है तो 5 पे डिवाइड करेंगे, हर साल 5,000 डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड कैसे काम करता है जी, कि ये जो मशीनरी है, ये जो वैन है आपकी, जो भी आपका एसेट है, इसकी जो लाइफ है वो है 50,000 माइल्स, 50,000 मील तक ये चीज़ काम कर सकती है, वर्क कर सकती है। ठीक है, उसके बाद ये आपको बेचनी पड़ेगी, सेल करनी पड़ेगी। ठीक है जी, अब यहाँ पर भी फिर हम वही जगह कर अपनाएंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसकी कॉस्ट कितनी है। कॉस्ट है जी 30,000, क्या 30 के 30,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं? हमने कहा जी नहीं, क्योंकि 5 लाइफ पूरी होने के बाद भी ये चीज़ 5,000 की भेजेगी, इसलिए सिर्फ 25,000 डेप्रिसिएशन के चार्जेस हो सकते हैं। अब 25,000 को हम डिवाइड करेंगे 50,000 माइल्स पे, इसका मतलब है 0.50 पर माइल आपको कॉस्ट आएगी। ठीक है, और जितने माइल्स आपने यूज़ किया उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड में। इस तरह डबल डिक्लाइनिंग। तो थर्ड वन है जी डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। इसमें सिंपली क्या होता है, जो आपका स्टेट लाइफ से रेट आता है, जो हमारा आया था 100
डिवाइडेड बाय 5 साल लाइफ है तो 20% रेट आता है। इसमें सिंपली उसको डबल कर देते हैं, हर साल 40% चार्ज करते हैं उसकी डेप्रिसिएबल अमाउंट पे, ठीक है। अच्छा, देन है जी गेन और लॉस आपने किस तरह से एसेट का निकालना है। तो गेन और लॉस कैसे निकालते हैं, गेन और लॉस होता कब है, जब आप एसेट को सेल करते हैं, ठीक है। एसेट को जब सेल करेंगे, आपकी बुक वैल्यू बता रही है कि जी इस एसेट की बुक वैल्यू है जी 10,000 रुपये, मार्केट में वो बिका 8,000 का, तो आपको 2,000 का लॉस हो गया। लेकिन अगर आपकी बुक वैल्यू बता रही है कि एसेट की बुक वैल्यू है जी 10,000 और मार्केट में बिका 12,000 का, तो आप कहेंगे जी 2,000 का आपको गेन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं जी कि लीज जो होती है वो कैसे इफेक्ट करती है आपकी बैलेंस शीट पे। लीज क्या होती है कि आप रेंट पे अपनी एसेट परचेज कर लेते हैं, ठीक है। तो लीज बेसिकली दो तरह की होती है, एक ऑपरेटिंग लीज और एक कैपिटल या फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज ये होती है कि आपने एक एसेट परचेज एसेट आपने हायर कर लिया, लेकिन लीज पे जब तक आप हायर करेंगे आप इसका रेंट पे करते रहेंगे, जिससे भी आपने लिया, किसी बैंक के थ्रू लिया, किसी कंपनी से लिया, तो इसे कहते हैं ऑपरेटिंग लीज। जब तक आपने यूज़ किया आपने रेंट देना, जब आपने यूज़ नहीं करना अपने वापस कर देंगे, रेंट देना बंद हो जाएगा। ये होती है ऑपरेटिंग लीज, और ये बैलेंस शीट में नहीं जाती क्योंकि ये तो आपका एसेट नहीं है, सिर्फ आपका एक्सपेंस है, ये सिर्फ आपकी इनकम स्टेटमेंट में जाता है, इनकम स्टेटमेंट को अफेक्ट करता है। कैपिटल लीज क्या होती है कि जो भी अमाउंट आप पे करते हैं, आप रेंट पे एक चीज़ लेते हैं, आप समझ लें कि इंस्टॉलमेंट्स पे आप एक चीज़ ले रहे हैं, एक टाइम पूरा होने के बाद उस चीज़ की ऑनरशिप आपके अंडर आ जाती है, ठीक है, वो चीज़ आपके अंडर आ जाती है, आपकी ऑनरशिप में आ जाती है, तो इसे हम कहते हैं कैपिटल लीज। और कैपिटल लीज को आप बैलेंस शीट में शो करते हैं, ठीक है। कैसे शो करते हैं जी, आप लिखते हैं जी इतने, मिसाल के तौर पे 1,000 का एसेट है और हमने कितना पे कर दिया और कितना पे करना है, ये सारी चीज़ें आप इसकी बैलेंस शीट में मैंशन करते हैं, ठीक है जी। देन अब देखते हैं जी कि हैंडलिंग एसेट दैट वर मेड इन हाउस, वो एसेट जो आप खुद अपनी शॉप में अपने बिजनेस के लिए खुद बना रहे हैं, या डोनेशन के तौर पे ले रहे हैं, या ट्रेड कर रहे हैं किसी और चीज़ के अगेंस्ट, आप उसको रिप्लेस कर रहे हैं, उसको कैसे डील करते हैं। अगर तो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड है, आपने खुद बनाया है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये कितने का एसेट है। तो इसमें जितना आपकी लेबर लगी, जितना मटेरियल लगा, ठीक है, जितनी आपकी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लगे, जितने ये खर्चा आएगा इनको अडेप्ट करेंगे, और ये आपकी कॉस्ट होगी आपकी एसिड की जो आपने सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया। देन डोनेटेड एसिड की लाइफ कॉस्ट कैसे निकालते हैं, किसी ने आपको डोनेट किया कि यार हमारे एसिड से ये काम कर लें आप, ठीक है। लेट से किसी बाहर के मुल्क से आपके पास एक एसिड आया, तो उसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी, उसकी आप मार्केट वैल्यू देखेंगे कि वो मार्केट में कितने का बिक सकता है, वो उसकी कॉस्ट होगी। देन नॉन मॉनेटरी यूनिट एक्सचेंज, मतलब आपने कोई एक एसेट देकर, आपने एक गाड़ी देकर दूसरी गाड़ी ले ली, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो गाड़ी दी है आपने उसकी मार्केट वैल्यू देखेंगे आप, ठीक है, कि वो कितने की थी, और उसके मुताबिक आप दूसरी गाड़ी का अंदाजा लगा लेंगे कि दूसरी गाड़ी आपकी कितने की आई है। मिसाल के तौर पे आपने 10 लाख जो गाड़ी बेची उन्हें दी, वो 10 लाख की थी, और आपने उनसे जो गाड़ी ली वो आपकी 12 लाख की थी, आप उन्हें सिर्फ 2 लाख पे कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि मेरी गाड़ी की 10 लाख वैल्यू थी, और जो गाड़ी अब आपके पास आ रही है, बेशक आपकी जेब से 2 लाख गया, लेकिन 10 लाख की गाड़ी भी गई है, तो वो चीज़ 12 लाख की पड़ेगी आपको, ठीक है जी। अगर कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं होती, कोई भी चीज़ समझ नहीं आती, तो आप डिस्कशन सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।